हाँ भी बच्चों, आज का डिस्कशन है हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें बाहर से अंदर की ओर 3 लेयर्स पाई जाती है। फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। The innermost layer is called plasma membrane. The innermost layer is called plasma membrane. The middle layer is called cell wall, and the outermost layer is called glycocalyx. आज हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो है, जैसे बैक्टीरिया है तो 3 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास इसका साइज होता है। माइकोप्लाज्मा की बात की थी जो स्मॉलेस्ट सेल है, और माइकोप्लाज्मा में कैटेगरी लिखी थी पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास दे रखा था। और माइकोप्लाज्मा का हमने एक डिस्कशन में बात की थी कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब हम जब प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल है वो हार्श एनवायरनमेंट में रहती है ना, और सिंगल सेल है तो उसको अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव रखने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव लेयर का होना उसके ऊपर जरूरी है। तो सबसे बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी, फिर मिलेगी सेल वॉल, और फिर मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं ग्लाइकोकैलिक्स की बात करूंगा। ग्लाइको, देखो बेटा, ग्लाइको का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट्स है, और कैलिक्स का मतलब होता है साइकिल या चक्र। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कार्बोहाइड्रेट्स की एक परत है, जिसे हमने कहा है ग्लाइकोकैलिक्स। और ये इसके अंदर पैथोजेनिक नेचर भी होती है बेटा। हमारे बॉडी में जब ये एंटर करते हैं तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे बाहर वाली लेयर, इसकी क्या विशेषता है कि या तो ये हो सकती है लूज शीट के रूप में, पतली सी थिन हो सकती है, तो और लूज शीट के रूप में हो सकती है। उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं बेटा? स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स या तो एकदम लूज शीट के रूप में थिन पतली सी होगी, उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर, या फिर होगी टफ और थिक, उसे हम बोलेंगे कैप्सूल। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, और ग्लाइकोकैलिक्स या तो लूज शीट के रूप में हो सकती है या हो सकती है हार्ड थिक कैप्सूल के रूप में। तो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, सबसे बाहरी परत की बात हमने कर ली। अब जो अंदर होगी सेल वॉल, सेकेंड नंबर जो लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में भी मिलती है, लेकिन उसका कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है। प्लांट में जो मिलती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पर इसका कंपोजिशन में लाइपोपॉलीसेकेराइड, म्यूरिक एसिड वगैरह मिलते हैं। तो जो सेल वॉल है, ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने बैक्टीरिया को स्टेन करने की टेक्निक इजाद की, और उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया स्टेनिंग प्रोसीजर में कलर गेन कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उसके आधार पर सेल वॉल की ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, अभिरंजन, कलर किया उसको, स्टेनिंग के आधार पर या तो बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव या कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेनिंग शो करते हैं, और जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें स्टेनिंग नहीं होती है। किस कलर का होता है? वायलेट कलर का होता है।
है ना। तो सेल वॉल का कंपोजिशन तो हमारे कोर्स में नहीं है, पर ये बता रखा है कि सेल वॉल की स्क्रीनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेनिंग शो करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग शो नहीं करते हैं। सेल वॉल के बाद सेल वॉल का फंक्शन दे रखा है, क्या काम है, तो बोले ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, और क्या काम करेगी, ये सेल को कोलैप्स होने से बचाएगी और बर्स्ट होने से भी बचाएगी। ना तो फटने देगी ना कोलैप्स होने देगी, और सेल की एक शेप को मेंटेन करने का काम करेगी। उसके बाद बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जैसी ही होती है, जिसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे। बट प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिन्हें हम कहते हैं मीजोसोम। याद रखना बेटा, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स मिलते हैं। क्या होता है, देखो ये मान लो मैंने बना दी सेल वॉल, और ये मैंने बना दिया आउटर कैलिक्स, ठीक है। अब मुझे बनाना है अंदर की तरफ लेयर, जिसे मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स मिलेगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी मिलती है ना बेटा, उस तरीके से ऐसे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मिलती है। और ये जो फोल्डिंग्स हैं ये वेसिकल्स के रूप में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकती है, लेमेली के रूप में हो सकती है। इन्हें हमने कहा है मीजोसोम। क्या बोला बेटा, मीजोसोम बोला है। अब इनका फंक्शन क्या है, सीक्रेशन में हेल्प करती है। देखिए बेटा सेल के बाहर जो भी चीजें है ना वो सेल के अंदर से अंदर बनेगी और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सीक्रेट होकर बाहर जाएगी। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सीक्रेशन से होगा, ग्लाइकोकेलिक्स का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले मीजोसोम का काम है सीक्रेशन। दूसरा देखो, जब भी फोल्डिंग होगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा, कुछ एक मीजोसोम में कुछ बैक्टीरिया में क्या लगे होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे होते हैं जो क्या काम करेंगे, रेस्पिरेशन का काम करेंगे। साइटोक्रोम्स वगैरह होते हैं ना, तो वो लगे होते हैं, तो ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक वर्ड आएगा क्रोमेटोफोर। क्या वर्ड है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है बेटा, कई बार इस मीजोसोम के अंदर पिगमेंट भरा होता है। क्या भरा होता है, पिगमेंट। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे हमने कहा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल हो सकता है। बैक्टीरिया एरोबिक हो सकते हैं, बैक्टीरिया एनारोबिक हो सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, लगभग वैसे ही, ठीक है। एनारोबिक है, उनमें ये संरचना नहीं मिलेगी। तो ये हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम की। मीजोसोम का एक फंक्शन और दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम होता है बेटा, हमने पढ़ा है कि उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं मीजोसोम से अटैच रहता है। इसका रेप्लिकेशन करके डीएनए से डीएनए बनाएंगे, रेप्लिकेशन करते हैं इस घटना को। और ये जो सब सेल डिवाइड होगी उस समय रेप्लिकेशन होगा, नया डीएनए बनेगा। तो रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू द डॉटर सेल, इस डीएनए को दूसरी कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मीजोसोम हेल्प करेगा। ये हो गई अंदर के सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। प्रोकैरियोटिक सेल की सरफेस के ऊपर क्या क्या संरचनाएं पाई जा सकती है।
तो देखो बेटा, एक तो पाया जा सकता है फ्लैजेला। क्या पाया जा सकता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नीचे उसकी होगी बेसल बॉडी, फिर एक हुक होगा और उसके बाद में फिलामेंट होगा। क्या होगा? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। Flagella are also found in eukaryotic cell, but the composition of flagella is totally different in prokaryotic cell and in eukaryotic cell. एकदम डिफरेंट होता है। यहाँ फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होगा, डिफरेंट है। पर यहाँ पर भी एक बेसल बॉडी है, उसके बाद हुक है और उसके बाद में फिलामेंट है। बुक में दे रखा है कि फिलामेंट सबसे लंबी संरचना को कहते हैं। ठीक है। और क्या पाई जा सकते हैं? छोटे छोटे ब्रिसल्स जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? ब्रिसल्स जैसी संरचना, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री। इनका काम है अटैचमेंट करना। स्ट्रीमिंग वाटर के अंदर अगर तैर रहे हैं मान लो, तो वहां की सरफेस से अटैच होना। हमारी बॉडी में मान लो कहीं जा रहा है तो सेल सरफेस से अटैच होकर उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करना। तो ये तरह से एक एंकरिंग का काम करवाएगा। इसके अतिरिक्त एक और सेल सरफेस स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पाइली। ये लंबा सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ उभरा रहता है और इसका काम होता है, दो बैक्टीरिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये पाइली प्रोटीन आके बीच में से कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं, संयुग्मन नलिका, और इस ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। जनरली वो प्लाज्मिड होता है ना। तो पाइलिन जो प्रोटीन है, सॉरी पाइली जो है, ये पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब में हेल्प करता है। एक और स्पेशल बात किताब में लिख रखी है कि फ्लैजेला के अलावा पाइली और फिम्ब्री का मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी प्रोकैरियोटिक सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब वो जो गमन कर सकते हैं, नॉन मोटाइल जो गमन नहीं कर सकते। जो मोटाइल है उनके अंदर फ्लैजेला मिलेगा। अब फ्लैजेला की संख्या और उनका ओरिएंटेशन, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट बैक्टीरियल सेल। फिम्ब्री और पाइली का मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है जिनका डिफरेंट फंक्शन है। चलो अब बात एनसीईआरटी के हिसाब से कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखा हुआ, सेल एनवेलप, एनवेलप है पूरा के पूरी कवरिंग है। तो लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी बैक्टीरियल सेल जो है उनके ऊपर तीन लेयर पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल और उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे लिख रखा है कि स्टेनिंग प्रोसेस के आधार पर बैक्टीरिया को या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह सकते हैं, स्टेनिंग के बेस पर। सबसे बाहर है ग्लाइकोकेलिक्स। थिकनेस के आधार पर या तो ये हो सकती है लूज शीट के रूप में जिसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, या हो सकती है थिक और टफ जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। ये सबसे बाहरी लेयर हो गई। उसके बाद में बोल दिया सेल वॉल। सेल वॉल क्या डिटरमाइन करता है? बोले शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ना तो बर्स्ट होने देगी ना उसको कोलैप्स होने देगी। जैसे लिक्विड मीडियम के अंदर अगर रखा हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो बैक्टीरिया फटेगा नहीं, सेल वॉल उसको बचाएगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूकैरियोटिक सेल जैसी ही होती है, कुछ चेंजेस होंगे जो हम अभी स्टडी कर लेते हैं। अभी कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं मीजोसोम। है क्या? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, सेल के अंदर, बाहर की तरफ नहीं बेटा, इनटू द सेल है। किससे मिलकर बने होते हैं? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिली से। काम क्या है? हेल्प करते हैं सेल वॉल के निर्माण में, एक डीएनए रेप्लिकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका काम है। और किसमें हेल्प करते हैं? बोले रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन प्रोसेस में, सेल सरफेस के एरिया को बढ़ा देते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक कंटेंट भी पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया,
इनकी मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन में क्या भरे होते हैं, कुछ पिगमेंट भरे होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। बैक्टीरियल सेल को हम बैक्टीरिया को कहा या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल, किसके आधार पर, फ्लैजेला के आधार पर। जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है वो मोटाइल है, जिनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता वो नॉन मोटाइल है। और साफ लिखा हुआ है बैक्टीरिया शो रेंज नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला की संख्या और उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब जो बैक्टीरियम फ्लैजेलम, फ्लैजेलम सिंगुलर हो गया और फ्लैजेलम प्लूरल हो गया, इसका कंपोजिशन पूछा है तो 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये आप इसमें देखो, ये वाला हिस्सा हो गया बेसल बॉडी, उसके बाद में ये वाला हुक और हुक के बाद में लंबा सा फिलामेंट। ये जो ब्रिसल्स जैसे दे रखे हैं, यहां इसने लिखा है पाइलस, पाइलिन प्रोटीन, और छोटी छोटी संरचना होती है जिन्हें हम कहते हैं फिम्बरी। यहां पर देखो अच्छे से दे रखा है, ये वाला पाइलस बना रखा है, ये छोटे छोटे ब्रिसल्स को बोला है फिम्बरी, है ना। सबसे बाहरी लेयर हो गई ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स के बाद में सेल वॉल, सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लैजेला के अलावा पाइली और फिम्बरी का बैक्टीरिया के मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको। और फिम्बरी का काम है, विशिष्ट एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल बाहर की तरफ स्प्राउट के रखी होती है, और क्या काम करती है, हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम इन स्ट्रीम एंड आल्सो इन द होस्ट टिश्यू, अटैचमेंट का, एंकरिंग का काम करेगी। ठीक है, तो ये सेल के प्रोकैरियोटिक सेल की बाहरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे। इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।